ओके, ठीक ठाक। मस्त हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं आप लोग। आइए दोस्तों, कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, बे मांझा सीधी हो जा भैया। ठीक है जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों अभी करा रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूँ और थीटा भी लिख रहा हूँ। टी रेशियो यानी साइन। आप मन ही मन में बोलिए, मैं अपना माइक बंद करता हूँ, आप साथ साथ बोलिए। अरे भैया, एक की कमी रह गई। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा प्रयास होगा कि आपको टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं छोटा छोटा सा कॉन्फिडेंस आप में आ जाए। और देन फिर नेक्स्ट आज की क्लास में हम मैक्सिमम मिनिमम भी स्टार्ट कर लेंगे। टेबल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। और कल मॉर्निंग में आपकी वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये रह जाएगी कल 1 घंटे के आसपास की शाम वाली क्लास। तो कल हम इस क्लास को करके ट्रिग्नोमेट्री
100% कंप्लीट कर लेंगे अगर सब ठीक ठाक रहा चीज़ें। और उसके बाद फिर मैं आपको पूरा 2-3 दिन का टाइम दूंगा ताकि आप इन चीज़ों को तैयार करें, और 2-3 दिन के बाद आपके तुरंत डाउट सेशन स्टार्ट कर देंगे ताकि आप मैं सब मिलके डाउट सेशन को कंप्लीटली अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। 0, 1/2, 1। आज इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि इन्फिनिटी क्यों होता है, अनडिफाइन क्यों होता है, सारी कहानियां समझ लेंगे। ये वही अनडिफाइन लिख रहा हूं मैं अभी। ये 2 हुआ, ये √2 हुआ, ये 2/√3 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी एक टेबल है। इस टेबल के बारे में आपको पढ़ना लिखना समझना है। ये सारी कहानी आपको पहले से भी पता है, मैंने ये लिखवा रखी थी। बस आज दोबारा से इसलिए लिखवाई है क्योंकि आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और काफी लंबी चौड़ी बहस करेंगे इसको लेके। अबे हिल जा। ठीक है, कुछ मिला के आज बड़ी सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम इन सारी चीजों को सीखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को तो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा कि पहले ट्रायंगल बनी, फिर ट्रिग्नोमेट्री बनी। पहले ट्रायंगल बनी, फिर ट्रिग्नोमेट्री बनी, और उसका कारण ये है कि ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रायंगल की साइड्स का एंगल के साथ रिलेशन शो करता है। अगर ट्रायंगल ही नहीं होगा तो ये रिलेशन शो कैसे होगा? पहली बात तो ये, यानी ये बड़ा जरूरी है कि वो रिलेशन शो हो, तभी ट्रिग्नोमेट्री है। और रिलेशन तब शो होगा जब ट्रायंगल होगी। इसका मतलब पहले ट्रायंगल बनी, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनी। तो हुआ क्या होगा कि शुरुआत में जिन लोगों ने बनाया होगा, कभी ऐसी ट्रायंगल बनी होगी, कभी ऐसी बनी होगी, कभी ऐसी बनी होगी, कुछ इस तरह से बनाते रहे होंगे। फिर धीरे धीरे करके राइट एंगल बनाई होगी। फिर राइट एंगल करके उन्होंने देखा होगा कि यार ये साइड अगर 1 है, ये साइड √3 और ये साइड 2 है, अगर इन साइडों की लेंथ का रेशियो 1√3 √2 आ रहा है, तो हमेशा ही ये वाला एंगल 30 डिग्री है। हमेशा ही ये वाला एंगल 30 डिग्री है। यानी ये प्रैक्टिकल डाटा है जिसको उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये प्रैक्टिकल डाटा है। और उन्होंने देखा कि यहाँ 30 डिग्री एंगल जब भी बनेगा तो ये साइड 1√3 और 2 बनती है। अगर 45 डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा तो ये 1 1√2 हो जाएगी सर। वहीं पे अगर 60 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा √3, ये 1, ये 2। ये रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो है, ना मेरे बनाए हुए, ना आपके, ना किसी और के। ऐसे बनते हैं जब भी आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं। वो इस कम है, आज थोड़ी तबीयत भी डाउन नहीं है, लेकिन कान में दिक्कत है। मेरी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, तो व्यूज बढ़ा दे, ज्यादा कम है तो बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आवाज तो सही आ रही है यार हमारे ऐप पे तो मैं आपको बेसिकली ये यहाँ पे कहना चाह रहा था कि ये रेशियो तो स्टैंडर्ड है जो बने हुए हैं। बुक कौन सा ले? आंख बंद करके 7300 मैथ वाली बुक ले लीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको उठाइए और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए। अब आते हैं मील लड़ाई पे कि जी 30 45 60 तो समझ में आ गया, 0 और 90 कैसे समझे ये बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो बात जानो। सबसे पहली बात तो ये
कि पैरेलल लाइनें क्या होती है, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, या समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइन या समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती परंतु अनंत पे जाके मिलती हैं। सब बड़ा गहरा ध्यान से समझे। पैरेलल लाइनें वो लाइनें होती जो कहीं पर भी नहीं मिलती लेकिन अनंत पे जाके मिलती हैं। पैरेलल लाइनें वो लाइनें होती जो कहीं पर भी नहीं मिलती लेकिन अनंत पे जाके मिलती है। ये दोनों लाइनें पैरेलल है क्योंकि कहीं पे भी नहीं मिलेंगी लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स पे जाके यानी अनंत दूरी पे जाके दोनों मिलती हैं। जैसे अगर आप सच मायने में समझे तो धरती और आसमान दोनों पैरेलल है। आसमान ऊपर चलता है और हम जिस ग्राउंड लेवल पे रहते हैं वो सीधा चल रहा है, ऐसे दोनों पैरेलल है। लेकिन आप किसी जगह पे खड़े होकर देखेंगे तो कुछ दूर के तक तो ये मिलते हुए दिखाई नहीं देते लेकिन अनंत दूरी पे दोनों मिल जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा लगता है यार आगे जाके तो धरती आसमान मिल गए। तो वही पैरेलल लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल लाइनें वे लाइन होती हैं, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, यानी जिसका अंत ही ना हो रहा, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ज्यादा दूर, ऐसे समझिए। हाँ, बेस्ट एक्स एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक, बिल्कुल सही। रेलवे लाइन देखिए दोनों ही हमेशा पैरेलल होती है, बिल्कुल सही। इस बच्चे ने एग्जाम्पल करवाया मेरे मुंह से कि ट्रेन की पटरियां बिल्कुल सीधी सीधी जाती हैं लेकिन आप एक जगह खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं जाके बाद में मिल रही हैं, जबकि वो मिलती कहीं पे भी नहीं है लेकिन दूर से दिखते हैं तो ऐसा लगता है आगे जाके मिल गई। यही सेम हमारा कहानी है। अब ध्यान दीजिए, यानी पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती, कहीं नहीं मिलती लेकिन अनंत पे मिलती। बैंक्स ऑफ रिवर, बिल्कुल सही बात है, नदी के किनारे, बहुत सही बात है बेटे, तुम तो बड़े विद्वान हो। अब मैं इसी पे बातें समझाना चाह रहा हूं टेबल को लेके। देखिए यार, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों कुछ है, कोई भी एंगल है। अगर मेरे बच्चों मैं इस वाली लाइन को ऐसे लाता हूं, यार ये तो झुकेगी नहीं सही से। हाथ से ही समझाते हैं, आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूस है, समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में जो झुकाव है वही हमारा एलिवेशन कहलाता है या वही एंगल होता है, आना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे इस परपेंडिकुलर की हाइट छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे परपेंडिकुलर की हाइट छोटी होती जाएगी ये एंगल छोटा होता जाएगा। यानी परपेंडिकुलर मान लो अब मैं यहां से हटा के इतना कर ले रहा हूं, अगर परपेंडिकुलर इतना हो गया तो आप जानते हैं एंगल और छोटा हो जाएगा, एंगल और छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसे और घटा के इतना ही कर दूं तो आप कहेंगे एंगल सर और छोटा हो गया। यानी जितना परपेंडिकुलर आप घटाते जा रहे हैं एंगल और छोटा होता जा रहा है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि एंगल को सर आप जितना घटाते चले जाएंगे परपेंडिकुलर छोटे से छोटे से छोटे से छोटा होता रहेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये और नीचे ले आऊंगा, यहां से कर लूंगा, इसको और छोटा कर दूंगा एंगल को, तो ये परपेंडिकुलर और घट जाएगा, ये परपेंडिकुलर मेरे दोस्तों और घट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों क्या होगा अगर मैं, जैसे ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री था, अब मैंने 30-40 कर दिया, 30 कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर 10 कर दिया। अगर मैं इस एंगल को इतना घटा दूं कि 0 डिग्री बना दूं, अगर मैं इस एंगल को इतना घटा दूं कि 0 डिग्री बना दूं, तो आप कहेंगे 0 का मतलब तो ये हुआ कि वो लाइन इसी लाइन के ऊपर झुकी रहेगी, और अगर इसी लाइन के ऊपर झुकी रहेगी तभी तो एंगल 0 बनेगा जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि सर परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 0, परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी सर? परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो सर जो बेस होगा वही लेंथ हाइपोटेन्यूस की हो जाएगी, जो लेंथ बेस की होगी वही लेंथ
हाइपोटेनियस की हो जाएगी, क्योंकि ऐसे है दो लाइन यूं था, जब मिलेंगी और एक दूसरे को ऊपर आ जाएंगी और परपेंडिकुलर जीरो हो गया तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेनियस की लेंथ बराबर आ गई, बेस और हाइपोटेनियस की लेंथ बराबर आ गई। और अगर 0 डिग्री पे, भाई कोस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दूं मेरे बेटे, तो बेस क्या हो गया आपका और हाइपोटेनियस दोनों आपस में बराबर, अगर बराबर है तो कट के उत्तर क्या आ गया, एक। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है, ये आप शायद समझ पाए होंगे। अगर साइन थीटा की बात करूं तो आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और मेरे बेटे थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो साइन 0, अगर ये वाला एंगल आप 0 बनाएंगे, यानी इस एंगल को घटाते जाएंगे एंगल 0 लेके आएंगे, तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या रह जाएगी, 0। और अगर परपेंडिकुलर 0 ले लेंगे, हाइपोटेनियस कुछ भी हो तो आंसर आया 0। इसीलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। मोटे तौर पे ही समझे, लेकिन समझे। मेरे भाई 10 20 40 पे इन पे कोई परपेंडिकुलर 0 थोड़ी होता है, हाँ है ना। अब आइए, ऐसे ही मेरे बेटे अब बात आती है कि सर साइन 90 डिग्री 1 कैसे होता है। तो आप तो जानते हैं कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, और कोस 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री दोनों ही सच मायने में आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ए प्लस बी का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो साइन ए और कोस भी आपस में बराबर होता है, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए, तो इसलिए साइन 90 और कोस 0 आपस में इक्वल होता है, 1 उत्तर देते हैं, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, जो मेन लड़ाई है वो उस पर आते हैं। मेन लड़ाई है सर कि टेन 0 क्या हुआ, भाई साइन 0 कोस 0 ये तो हम सब समझ ही गए। अब आता है टेन 0 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेन 0 0 होता है, ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण है कि एक तो हम ये जानते हैं कि भाई टेन थीटा डिग्री की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक तो ये वैल्यू वैल्यू होती है। दूसरा, हम इसको ना कह के यूं भी कह सकते हैं कि सर टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है, हम ये वाली बात भी कह सकते हैं, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू सर 0 है, कोस थीटा की वैल्यू 1 है, तो 0/1 यानी 0 आ जाएगा अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। हाँ, दूसरी बात जो मैं भी समझा रहा था आपको यहाँ पे, कि अगर मेरे बेटे में थीटा को 0 ले आता हूँ, यानी एंगल बिल्कुल घटा देता हूँ, 0 ले आता हूँ, तो जो हाइपोटेनियस है वो बेसिकली बेस के ऊपर ही लाई हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। तो टेन थीटा होना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 0 बेस भी होगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपका उत्तर आ जाना है 0, हाँ है ना। अब और आगे बढ़ते हैं और लड़ाई लड़ते हैं किसकी, टेन 90 डिग्री की, कि सर टेन 90 क्या हुआ, अनडिफाइन हुआ या इंफिनिटी हुआ, टेन 90 डिग्री क्या होगा। बस इसी से सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी।
देखिए मेरे बच्चे, एक तो ये हुआ कि टेन का फार्मूला होता है सर साइन 90, भाई साइन थीटा बटे कोस थीटा। हाँ है ना, एक तो ये तरीका है। तो आप कहेंगे सर साइन 90 की वैल्यू 1 है और कोस 90 की वैल्यू 0 और समथिंग अपॉन 0 जो होता है वो इन्फिनिटी कहलाता है। उस नजरिए से आपका उत्तर इन्फिनिटी बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और भी जानिए। अगर हम चर्चा कर रहे हैं 1090 की, अगर हम चर्चा कर रहे हैं 1090 की, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। ये एंगल 90 डिग्री होगा मेरे बेटे, ध्यान देना मेरे शब्दों पे। ये एंगल कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे मान लेता हूं मैं इस वाले एंगल को 10 डिग्री मान ले रहा हूं, इस वाले एंगल को मैं 10 डिग्री मान ले रहा हूं। तो 10 डिग्री मानने पे परपेंडिकुलर की एक सर्टेन लेंथ है, बेस की एक सर्टेन लेंथ है ना। परपेंडिकुलर की भी एक सर्टेन लेंथ है और बेस की भी एक सर्टेन लेंथ हो जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यहां पे ये आती है कि मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अभी क्लास लाइव आ गई क्या? वो इंटरनेट चला गया था तो अब अपने पास दो दो कनेक्शन है, क्लास रुकेगी नहीं, तुरंत नेट आ गया। अगर आपको बात समझ आ रही है, लाइव हूं तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। आइए मेरे दोस्तों, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे ही आप एंगल बढ़ा रहे हैं, 10 की जगह मान लो 40 डिग्री कर दिया, तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर पड़ गया। अब मैं 40 की जगह इसे और बढ़ा दूं, मान लो मैंने अब ये कर दिया 70 डिग्री, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाता जा रहा हूं आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बड़ा होता जा रहा है। हाँ है ना, और बढ़ाएंगे और बड़ा होता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको इतना बढ़ाता चला जाऊं कि ये 90 डिग्री हो जाए, एक वक्त पे 90 डिग्री हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 90 डिग्री हो रहा होगा तो आप कह रहे होंगे उस केस में तो सर ये भी 90 ये भी 90, परपेंडिकुलर दोनों लाइन एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल 90 कैसे संभव हो सकता है? और इस केस में तो अगर दूसरा भी 90 बनाएंगे तो दोनों लाइनें पैरेलल चली जाएंगी, यानी एक्चुअल में ये दोनों लाइनें जो मिल रही होंगी, अगर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं हम इस पे, तो सर ये इस तरह से दिखाई देंगी दोनों, कि यहां पे बिल्कुल ये यूं खड़ा हो जाएगा सर, यानी ये ऐसे 90 बन जाएगा, ये 90 और ये ऐसे कहीं जाके इनफाइनाइट टर्म पे आपस में मिल रही होंगी, या मिल नहीं रही होंगी तो मिलती हुई दिखाई दे रही होंगी। क्योंकि टू पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी टू पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलती बट इनफाइनाइट स्टेज पे जाके मिल रही होती, अनंत पे मिल रही होती। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब ये किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे, जब ये किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे, तो इस स्टेज पे आके आप ये समझेंगे कि सर ना तो हम परपेंडिकुलर की एक सर्टेन लेंथ मिला बना सकते हैं और ना ही हम बेस की एक सर्टेन लेंथ निकाल सकते हैं। और उसका कारण ये होगा इस स्टेज पे कि परपेंडिकुलर अनंत में जाके मिलता है। भाई दो लाइनें कहां पे जाके मिलती हैं? दो पैरेलल लाइनें कहां मिलती है? तो कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर हम बोलते हैं लैंग्वेज में कि दो पैरेलल लाइनें वो होती जो कहीं नहीं मिलती लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे जाके मिलती है, तो यानी उसकी लेंथ इनफाइनाइट टाइम जाएगी तो जाके वो हमारा मिल रही होगी। तो उस केस में परपेंडिकुलर की लेंथ आपकी आ जाएगी इनफाइनाइट। हाँ है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? इनफाइनाइट आ जाएगी। और अगर इनफाइनाइट है तो आप बेस की लेंथ तो कोई सर्टेन निकाल ही नहीं सकते, बेस की लेंथ तो आप सर्टेनिटी के साथ ला ही नहीं सकते, क्योंकि बेस की लेंथ एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो इस केस में भी बेस इनफाइनाइट जा सकता है।
हाँ है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर परपेंडिकुलर भी इनफाइनाइट गया और बेस भी इनफाइनाइट गया तो मेरे बेटे इनफाइनाइट होता है समथिंग अपॉन जीरो। समथिंग अपॉन जीरो जब सोल्व करेंगे तो समथिंग अपॉन जीरो इंटू में जीरो अपॉन समथिंग, तो सोल्व कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो बाई जीरो। और ये जो स्टेज होती है ये हो जाती है मेरे बच्चों अनडिफाइंड। अपरिभाषित स्टेज आ जाती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में पेपर में सवाल आया कि 1090 डिग्री वैल्यू बताइए क्या होगी। ऑप्शन से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑप्शन ऐसे हो कि इंफिनिटी हो, अनडिफाइन हो, जीरो हो, वन हो, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है? तो आपको अनडिफाइन पे जाना है। तो आपको जो सही आंसर लगाना है वो अनडिफाइन लगाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अनडिफाइन ही सही उत्तर माना गया। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हो कि इन्फिनिटी हो, टू हो, माइनस वन हो, थ्री हो, तो ऐसे केस में आपको इन्फिनिटी आंसर लगाना है। यानी अगर इन्फिनिटी अनडिफाइन दोनों है, अनडिफाइन को सही करिए। अगर केवल इन्फिनिटी आंसर में है तो उस सिचुएशन में आप इन्फिनिटी को ठीक करके चलिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी थी इनके एंगल की कि किस तरीके से ये जीरो बन जा रहे हैं, किस तरीके से वन हो जा रहे हैं, किस तरीके से अनडिफाइन हो जा रहे हैं। अब मैं उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और बात को समझाने की कोशिश करता हूं। आप इस टेबल की तरफ देखते रहिए। जब आप इस टेबल की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइन की किसी भी एंगल पे जो वैल्यू है वो या तो जीरो है या मैक्सिमम वन है। अदरवाइज साइन की हर एक एंगल पे जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में ही लाई करती है। ऐसा क्यों, उस पर आप बात कर लेते हैं। तो एक बार इसकी तरफ देखिए फिर चर्चा करेंगे। आइए मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हाँ,
अब मैं कुछ चीजें और आपको बता रहा था कि भाई साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, भाई ये 0 है, ये 1/2 0.5 है, ये 1/√2 की बात करेंगे तो ये तो 0.5 से भी छोटी, मतलब 0.5 से थोड़ी बड़ी होगी, √3/2 लगभग 0.7 के आसपास आता है, ये 1। यानी साइन की हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है। उसका कारण क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 इसलिए होती है कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी छोटी साइडें परपेंडिकुलर और बेस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस बात का अर्थ ये निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ ये निकल के आया कि जो परपेंडिकुलर है, मैंने बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होगा वो सबसे बड़ी साइड होती है और परपेंडिकुलर छोटी साइड होती है। अगर ऐसा है तो आप खुद बताइए कि ऊपर छोटी साइड और नीचे बड़ी साइड, तो रिजल्ट एक से बड़ा आएगा या एक से छोटा आएगा? तो आप कहेंगे सर नेचुरल सी बात है, रिजल्ट हमेशा एक से छोटा आएगा। क्यों? मान लो ऊपर मैं 3 लिखूं और नीचे 4 लिखूं, तो इसकी वैल्यू कभी भी क्या एक से बड़ी आ सकती? नहीं आ सकती। एक से बड़ी तो उसी स्टेज में आ सकती जब नीचे छोटा लिखा और ऊपर बड़ा लिखा हो, तो जो आंसर आएगा मेरा वो हमेशा ही एक से बड़ा आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसी वैल्यू रखूं कि ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी वैल्यू, तो ऐसी सिचुएशन पे आंसर हमेशा ही एक से छोटा आता है। इसीलिए साइन थीटा की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा एक से छोटी होती है। एक कहाँ होती है आप जानते हैं? 90 डिग्री पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 90 के केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों इक्वल आ जाते हैं वहां, है ना। तो साइन की वैल्यू हमेशा ही 1 से क्या होनी है मेरे प्यारे बच्चों? छोटी होनी है। और 0 से हमेशा बड़ी होनी है। 0 से बड़ी इसलिए होनी है यहां पे कि देखिए 0 से बड़ी होगी अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से। लेकिन अगर हम किसी भी थीटा की वैल्यू पे बात करें तो मिनिमम वैल्यू उसकी -1 हो सकती है, क्योंकि अगर हम थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएं या फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चले जाएं तो वहां थीटा नेगेटिव साइन देता है और वहां पे -1 उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती है। इसी बात को मैं समझा रहा हूं कि अगर मुझे साइन का ग्राफ बनाना पड़े, उत्तरी का माइक बंद था, सॉरी भाई, फिर से समझा रहा हूं, माइक ही बंद रह गया।
1 मिनट का टाइम दो, दोबारा बताता। माफ करना भाई, माइक बंद था। फिर से समझाता हूं अपनी बात। अब माइक चालू हो गया, अब बताता हूं। अरे पीयूष के आंख पे मक्खी काट गई, आंखें सूजी बड़ी, चाइनीज बना हुआ है वो भी। आइए फिर से समझाता हूं। यहां हम थीटा की वैल्यू रखते हैं 0 डिग्री, यहां ले लेते हैं 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री, यहां 360 डिग्री। 90-90 के गैप पे समझाता हूं। यहां मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 रहती है साइन की, और मिनिमम जाती है मेरे बेटे -1। तो अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, साइन थीटा का, तो एक जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे, ये सारी थीटा की वैल्यू है ना, और ये सारी जो है ये साइन की वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक के बीच में। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूं तो बेटा थीटा की 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी थीटा 0 लेने पे साइन 0 की भी वैल्यू 0 ही आती है, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लूं तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यानी 90 डिग्री एंगल लेने पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाती 1, है ना। ऐसे ही 30 डिग्री लोगे तो 1/2 यानी 0.5 यहाँ कहीं आएगी, फिर 1/√2, फिर √3/2, ऐसे चलती है। यानी साइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से मूव करता है, और 90 डिग्री पे जाके मैक्सिमम हो जाता है। 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, हाँ है ना। पीयूष कमेंट डिलीट करता रहा बेटा। और उसके बाद फिर 180 डिग्री पे धीरे धीरे वापसी आती है, और 180 डिग्री पे साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे बेटे क्या 0। यानी इस तरह से मूव करेगा, 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे 0 आ जाएगा, 90 पे सबसे ज्यादा यानी 1 होता है। उसका 270 पे चला जाता है -1, यानी सबसे मिनिमम जो वैल्यू निकल के आती है वो कहां आती है 270 पे। फिर 360 की वैल्यू, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है 0, और फिर 360 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। भाई 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, हाँ है ना। फिर 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। फिर आएगा 360 के बाद सर्कल पूरा कंप्लीट, दोबारा आएगा तो कौन सा आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 10 कोट सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इसका ग्राफ इस तरीके से मूव करता है। तो ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है ये बना हुआ है साइन थीटा का। क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं कोस के बारे में। ये लेते हैं जी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। यहां वैल्यू रख लेते हैं ये +1 मैक्सिमम और मिनिमम -1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं थीटा की वैल्यू सॉरी कोस का ग्राफ बनाना में, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यानी 0 डिग्री लेने पे कोस की वैल्यू आती है 1। वहीं अगर मैं 90 पुट करूं
तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे, यानी 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 और 90 पे इसकी वैल्यू 0, क्योंकि ये 0 आ जाना है यहाँ पे। भाई ये वैल्यू 0 ही, ये 0 डिग्री है, यानी ये तो एंगल को रिप्रेजेंट करी और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करी। ऐसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो 180 के ऊपर -1। फिर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट 270 के ऊपर पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आते होते 270 पे 0 आ जाना। फिर से घूमेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आप जानते हैं कोस क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 360 पे इसकी वैल्यू आ जानी मैक्सिमम फिर से 1। तो ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों कोस का ग्राफ। कोस का ग्राफ जो रहता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जबकि साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है। कोस का ग्राफ 1 से, साइन का ग्राफ 0 से। तो ये इस तरीके से मूव करता है। क्लियर है? बिल्कुल 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। तो एक बार आप इसे समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं साइन कोस दोनों का बेटा ग्राफ, ये दोनों का कैसे चलता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बता, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और आगे ये -1। सवाल में क्या कह रहा है, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू वही होती है जो कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है।
दोनों की ही वैल्यू सेम होती है एंड इट इज 1/√2। बोथ दी वैल्यूज आर सेम एंड आर इक्वल टू 1/√2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोस का ग्राफ ग्रीन पेन से ले लेता हूं। तो कोस का ग्राफ इस तरह से चलता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 90 पे आके 0 होता है, फिर नीचे 180 पे -1, फिर 270 पे 0, फिर ऐसे आगे बढ़ता है। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं साइन की बात करूं आपसे, तो साइन थीटा का जो ग्राफ है, आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और 90 पे मैक्सिमम होता है, यानी 1 वैल्यू आती है कहां पे, 90 पे, और फिर 180 पे वही 0 आता है, फिर 270 पे -1 होता है, और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये दो ग्राफ है, एक ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों कोस का और एक ग्राफ है साइन का। एक ग्राफ है कोस का मेरे बेटे और एक ग्राफ है साइन का। दोनों बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि 45 डिग्री पे ना ये दोनों वैल्यूज बेसिकली आपस में इक्वल करते हैं। 45 डिग्री पे दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वेट होती है। यानी 45 डिग्री पे साइन हो या कोस हो, दोनों वैल्यू आपस में बराबर आती है। 45 डिग्री पे साइन या कोस दोनों ही बराबर आती है। 45 डिग्री पे, अब मेरे प्यारे बच्चों गौर करना मेरी बात पे, अगर 0 से 45 डिग्री की मैं बात करूं, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में बात करूं, तो आप देखेंगे कि कोस जो है, ये कोस है हरे पेन वाला, कोस आता है ऊपर से नीचे और साइन जाता है नीचे से ऊपर। तो आप देख रहे हैं साइन की वैल्यू तो 0 से और 1/√2 के बीच में है, 0 से 45 में, जबकि कोस की वैल्यू 1/√2 के बीच में है। यानी कोस की वैल्यू बड़ी है और साइन की वैल्यू छोटी है। यानी 0 से 45 में हमेशा ही कोस बड़ा होगा और साइन छोटा होगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपकी 0 से 90 के बीच की, अगर मैं बात करूं 0 से 90 के बीच की, 0 से 90 के बीच की अगर हम बात करें यहां पे, तो आप देखेंगे क्या कि 45 से 90 के बीच की अगर हम बात करें, 45 डिग्री टू 90 डिग्री की अगर हम बीच में बात करें, तो कोस वाली ना साइन वाली जो वैल्यू थी वो चली गई ऊपर और कोस वाली जो वैल्यू थी वो आ गई नीचे। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 से 90 के बीच में आप देखेंगे कि साइन चला गया ऊपर और कोस आ गया नीचे। हाँ है ना, कोस आ गया नीचे। मतलब 45 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू बड़ी होती है और कोस की वैल्यू मेरे बेटे छोटी होती है। एक बार इतनी बात समझो, फिर मैं थोड़ा और आगे समझाता हूं इसको।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहानी आपको एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं, यहां पे आइए एक बार, ये कलर दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो साइन की वैल्यू 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, 0 के बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, वैसे ही वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो वैल्यू बढ़ रही है। यानी 90 डिग्री पे एंगल पूरा बढ़ गया तो वैल्यू भी मैक्सिमम चली गई, है ना। यानी 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आपकी वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है ना। लेकिन कोस के केस में अगर आप देखें तो 0 से 90 के बीच में अगर आप वैल्यू बढ़ा, एंगल बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू 0 पे तो इतनी सारी थी, फिर डाउन हुई, फिर थोड़ी और 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 डाउन हुई, और डाउन हुई, और 90 पे जाके तो बिल्कुल 0 हो गई। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटेगी। यानी कोस के मामले में 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घटती जाती है, जबकि साइन के मामले में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इन दोनों बातों की तरफ भी ध्यान दीजिए, है ना। फिर इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल लेते हैं। सवाल ऐसे पूछेगा आपसे, सवाल ऐसे पूछेगा मेरे बेटे, यहाँ आपसे ये कहेगा कि भाई ये बताओ, साइन 10 डिग्री बढ़ा या साइन 11 डिग्री बढ़ा, विच वन इज ग्रेटर? साइन 10 डिग्रीज लार्जर और साइन 11 डिग्रीज लार्जर, दोनों में कौन सा बड़ा है? हाँ भाई श्रुति बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि तबीयत कुछ ज्यादा ही डाउन हो रखी है, मैं भी समझ रहा हूं, अब नहीं कर रहा हूं। तो आप कहेंगे कि साइन 10 डिग्री बढ़ा है, साइन 11 डिग्री बढ़ा। तो मेरे बेटे अभी आपको एक चीज बताइए कि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जो एंगल बड़ा होगा वैल्यू भी उसी की बड़ी होगी। मैं आपको कहूं कि बेटे साइन 30 डिग्री
और साइन 80 डिग्री। बताओ बेटा कौन सा बड़ा? तो जितना एंगल बढ़ा उतनी ही वैल्यू बढ़ी, लेकिन ये कहानी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की है ना, मतलब 0 से 90 के बीच है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटे साइन 1 डिग्री बढ़ा या साइन 1 रेडियन बढ़ा, कौन सा बढ़ा? तो आप मुझे कहेंगे कि देखो सर ये तो है साइन 1 डिग्री, और 1 रेडियन को सर हम लिख सकते हैं क्या? 1 रेडियन की जो वैल्यू थी सर आपने लिखवाई थी लगभग 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू ही 57 डिग्री। 16 मिनट 32 सेकंड छोड़ो। तो बेटा आप बताओ 1 डिग्री बढ़ा या 57 था? 57 बढ़ा, तो साइन में जितना एंगल बढ़ा होगा वैल्यू बड़ी होगी, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। हाँ है ना? देखिए मैं भी समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ढीलापन हो रहा है, आप परेशान ना होइए, चीजें पूरी होंगी, है ना, दिक्कत मत मानिए। वही मेरे बेटे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोस में मेरे बच्चे कोस 10 डिग्री बढ़ा या कोस 20 डिग्री बढ़ा, कौन सा बढ़ा? तो आप यहां एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे सर एंगल बढ़ता जा रहा है वैल्यू घटती चली जा रही। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करें, जैसे जैसे सर एंगल बढ़ता जा रहा है वैल्यू घटती जा रही, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे ग्राफ नीचे आएगा, और बढ़ा रहे हैं और नीचे आ रहा है, 90 पे तो कति नीचे आके टकरा है 0 पे। यानी बड़ा एंगल होने का मतलब वैल्यू छोटी, तो ये एंगल बड़ा तो ये वैल्यू छोटी। मैं अगर आपको कहूं कोस 17 डिग्री और कोस 18 डिग्री, विच वन इज लार्जर, तो आपको कहना है कि सर एंगल बड़ा मतलब वैल्यू छोटी कोस में। मैं आपसे कहूं कि कोस 1 रेडियन बड़ा और कोस 1 डिग्री बड़ा, विच वन इज ग्रेटर, तो आप कहेंगे देखिए सर 1 रेडियन की वैल्यू होती है लगभग 57 डिग्री, है ना, और यहां है कोस 1 डिग्री। अब बताओ सर कौन बड़ा? तो सर एंगल बड़ा वैल्यू छोटी कोस में, यानी कौन बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी, मतलब ये वाला होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों में इसी में थोड़ी बातें और भी करना चाहता हूं आपसे। मैं अगर आपसे ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कोस 10 डिग्री बड़ा या कोस 140 डिग्री बड़ा, बताइए कौन सा बड़ा? तो बड़ा सीधा सा है। आप कहेंगे सर कोस 140 को पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं 180 माइनस 40, है ना, 180 माइनस 40, उत्तर आया माइनस कोस 40। पहली बात तो ये यहां से देसी तरीके से समझ में आ गया कि कोस 10 की वैल्यू सर पॉजिटिव आनी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 40 की भी पॉजिटिव आनी, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस, तो जब माइनस उत्तर आएगा तो वैसे ही छोटा हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बढ़ी। दूसरा, अगर आप में थोड़ी बुद्धि और हो तो आप जानते हैं इस बात को कि सर 80 डिग्री तक, 80 डिग्री तक है ना, 80 डिग्री तक की अगर हम बात कर लें, कहां तक की बात कर लें? 80 डिग्री तक की अगर हम बात कर लें सर, 80 डिग्री तक की अगर हम बात कर लें ना, 180 डिग्री की बात करें, तो 180 डिग्री तक होता क्या है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू और छोटी हो रही है, और नीचे चला गया, और नीचे चला गया, और नीचे चला गया, और नीचे चला गया। यानी 180 के बाद धीरे धीरे ग्राफ उठना शुरू होता है और 270 पे जीरो आता है, फिर जाके 360 पे प्लस होना होता है। हाँ है ना? तो हम वहां से भी सोच सकते थे कि सर 10 डिग्री बड़ा होगा। मेरी बात समझ पाए यहां तक? किसी भाई को दिक्कत नहीं? ऐसे ही मेरे बेटे अब मैं आपसे यहां टकरवाना चाहता हूं सवाल को। इधर आ जाइए, आपको सारी कहानी पता चल गई। अब मुझे ये बता दीजिए कि सर साइन 10 डिग्री बड़ा या कोस 10 डिग्री बड़ा, विच वन डू यू थिंक इज लार्जर? बताइए। साइन 10 बड़ा या कोस 10 बड़ा? तो पहले इसको पढ़िए क्या लिखवाया कि बेटा अगर एंगल की वैल्यू 0 से 45 के बीच में, अगर कोण का मान 0 से 45 के बीच में तो कोस बड़ा साइन छोटा, वहीं अगर 45 से 90 के बीच में है तो साइन बड़ा कोस छोटा। बताया ना बेटे, 45 से 90 के बीच में साइन ऊपर चला गया और कोस नीचे आ गया, 0 से 45 तक कोस ऊपर है और साइन नीचे, इतनी बात समझनी।
तो हमें ये देखना है यहां कि बेटे 10 डिग्री तक कोस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा, यानी ये बड़ा होगा। वही मैं कहूं साइन 71 डिग्री और कोस 71 डिग्री, विच वन इज ग्रेटर? आप क्या समझते हैं कौन सा बड़ा होगा? आप कहेंगे सर बड़ी सीधी सी बात है, कोस छोटा हो जाएगा यहां। क्यों? क्योंकि सर ये कल चला गया 45 से बड़ा, और 45 के बाद जो है ना वो कोस नीचे की प्रवृत्ति वाला है और साइन ऊपर की प्रवृत्ति वाला है। साइन ऊपर बढ़ रहा है, कोस नीचे आ रहा है, तो उस केस में कोस छोटा हो जाता है और फिर साइन बड़ा हो जाता है ना। मैं अगर आपसे कहूं साइन 10 डिग्री बड़ा या कोस 80 डिग्री बड़ा, अब बताइए कौन सा बड़ा मेरे बेटे? अब आप कहेंगे सर यहां कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो गया, और उसका कारण है सर कि एक तो यहां दोनों जगह जहां आपने सिखाया वहां एंगल सेम था तो कंपेयर कर दिया, यहां सर एंगल अलग अलग है, क्या करें? यहां एंगल अलग अलग है। तो फिर आप घबराइए मत, आप ऐसा करिए, ये बताइए कोस 80 को आप साइन 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे लिख लेंगे सर। क्यों? क्योंकि कोस ए और साइन बी आपस में बराबर होते हैं, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो तो 80 और 10 90 हुआ। भैया बता रखा है ना, इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री देन कोस 80 और साइन 10 आर इक्वल, प्लस कोस ए साइन बी आर इक्वल। ये समझते हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये तो साइन 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहा और ये साइन 10 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए विवाद नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए 80 की जगह 70 हो, अब तो भी यही काम करिए, 70 की जगह 90 माइनस 20 डाल दीजिए, दोनों को साइन में ले आइए। अब आसान है, 90 से 20 के बीच में ले आए आप तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, साइन 20 आ गया। अब मेरे बेटे ये बताओ कि साइन 10 बड़ा या साइन 20 बड़ा? साइन 10 बड़ा या साइन 20 बड़ा, ये मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया यहां पे, ये रहा, यहां पे आपने बताया अभी कि जैसे जैसे, भाई मैं आपसे इस सवाल में यही तो पूछ रहा हूं कि साइन 10 बड़ा है सर या साइन 20 बड़ा है, और साइन 20 को मैं कोस 70 लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे ही पूछ सकता हूं कोस 70 बड़ा या साइन 10 डिग्री बड़ा? तो आपको यह समझना है कि सर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 10 बड़ा है या 20 बड़ा है? तो आप कहेंगे 20 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, यानी कोस 70 बड़ा होगा साइन 10 से। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? यानी अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल है और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो साइन कोस है तो उसको साइन कोस की जगह साइन साइन में बना लो या कोस कोस में बना लो, कंपैरिजन आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछ बैठता यहां पे कि मेरे बेटे मुझे बताइए साइन 1 डिग्री बड़ा या कोस 1 रेडियन बड़ा? साइन 1 डिग्री बड़ा या कोस 1 रेडियन बड़ा? विच डू यू थिंक इज ग्रेटर? चंदन बेटा रुक जा, टाइम और जवाब देंगे तेरे को। आइए अब देखते हैं क्या असेसमेंट है आप लोगों का। यहां पे आप इसे बेशक काट के ऐसे लिख लीजिए कि सर साइन 1 डिग्री है और 1 रेडियन की जगह सर 57 डिग्री है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो मेरे बेटे आप तो जानते हैं कि 1 रेडियन 57 डिग्री और कोस 57 बेसिकली साइन 33 के बराबर होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि 33 57 का जोड़ 90 होता है। है ना? कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा तो 57 का ऐसे तो लिख ही सकते थे 90 माइनस 33, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन 33। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर साइन 1 डिग्री
कोस 33 डिग्री। मेरे बेटे अब एक बात बताओ, अरे सॉरी, साइन 33 डिग्री। अभी समझा के हटाऊं कि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ग्राफ बढ़ेगा, एंगल बढ़ाओ वैल्यू बढ़ेगी, एंगल बढ़ाओ वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी बड़ी। तो ये क्या था 33, तो इसका मतलब अरे मान जा भाई, कोस 1 रेडियन की वैल्यू बढ़ी, कोस 1 रेडियन की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बड़ी हो गई, हाँ है ना। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, आप कंपेयर करिए, ठाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा के सोल्व कर दीजिए, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए? यानी साइन 1 डिग्री बढ़ा या कोस 1 रेडियन बढ़ा, तो नेचुरल सी बात है कोस 1 रेडियन बढ़ा, क्योंकि कोस 1 रेडियन मतलब कोस 57, और कोस 57 को साइन 33 लिख सकते हैं। और साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, तो साइन 33 बढ़ा मतलब कोस 57 बढ़ा मतलब कोस 1 रेडियन बढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से इस पे धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं, और खूब सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। बढ़े आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बातें मैंने यहाँ पे एंगल पे बताई, अब कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं। अब मेरे बेटे टेन और कोट पे बात कर लेते हैं कि इनका ग्राफ कैसे होता है। ये होगा मेरे बेटे 0 डिग्री, यहां होगा 90 डिग्री, यहां होगा 180 डिग्री, और फिर इसी तरह आगे। मैं बना रहा हूं मेरे बच्चे प्यारे बच्चों टेन थीटा का ग्राफ। अगर मेरे प्यारे बच्चों में थीटा की वैल्यू 0 रखूं, तो आप कहेंगे भाई यहाँ 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और इसी तरह आगे बढ़ेगा। यहाँ -1 हुआ, -2 हुआ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू चली गई। तो आप एक बात सोचेंगे कि सर देखिए ध्यान से अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 डिग्री पे शुरुआत भी यहीं से हो जाएगी 0 से। लेकिन अगर मैं 90 की बात करूं तो टेन 90 ये वाली वैल्यू है, ये 90 पे बेटा, सिर्फ समझाने के लिए कि 90 डिग्री पे ये वाली, यानी यहां जो भी वैल्यू बन रही होंगी सारी 90 होंगी, यहां जो भी वैल्यू होगी 0 डिग्री पे होगी, यहां जो भी वैल्यू होगी 180 डिग्री पे लाई कर रही होगी, है ना। अब लड़ाई समझिए क्या है कि आप जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 रखें तो टेन 0 0 होता है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखूं तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखता हूं तो टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है। यानी अगर 45 बीच में आएगा तो टेन का ग्राफ यूं घूमेगा, और 45 डिग्री पे तो एक आ जाएगा, 45 डिग्री पे वैल्यू एक आएगी, लेकिन 90 पे जाके क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इस तरह से, यानी ये लाइन इधर ही मूव करती चली जा रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट 90 पे ये इनफाइनाइट जा रही हो, अनंत में जा रही होगी, हाँ है ना। कैसे चली जा रही होगी मेरे बेटे, अनंत जा रही होगी, इनफाइनाइट टाइम तक घूमती रही होगी, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए या नहीं, पक्का। लेकिन अगर मैं वही बात 180 डिग्री पे चाहूं आपसे कि भाई 180 पे बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे इसी लाइन को सर यहां खींच देते हैं समझने के लिए, और मैं आपसे कहूं मेरे बेटे टेन 180 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे टेन 180 का मतलब 180 प्लस 0, और 180 प्लस 0 यानी टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू होती सर 0 डिग्री। इसका मतलब टेन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है।
और 90 से 180 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों, 90 से 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो 90 से 180 के बीच में इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी 90 पे माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है, और 180 पे 0 आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? हाँ है ना? ऐसे ही मेरे बच्चे कोट का ग्राफ बनना है। अब हम चर्चा करते हैं कोसिकेंट के ग्राफ की, कि सर कोसिकेंट और सीकेंट का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ये बड़े जरूरी, इन्हीं के बिहाफ पे हम आगे बातों को समझेंगे। यहां समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोसिकेंट का ग्राफ अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आइए मेरे बच्चे, कहानी ये है मेरे बेटे कि कोसिकेंट जो है ना, वो कहलाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट हो या सीकेंट हो। अब आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो बड़ी साइड होता है और परपेंडिकुलर छोटी साइड होता है हाइपोटेनियस से। यानी अगर आप ऊपर बड़ी वैल्यू रखेंगे और नीचे छोटी वैल्यू रखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा। इसका उत्तर हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा। यानी कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा ही 1 से बड़ी होगी। 1 के बराबर भी हो सकती और 1 से बड़ी भी होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो वहां पे कोसिकेंट की वैल्यू 1 हो जाती है, वरना कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से बड़ी होती है। कोसिकेंट हमेशा ही 1 से बड़ा रहता है। कोसिकेंट हमेशा ही 1 से बड़ा रहता है। क्यों बड़ा होता है मेरे बेटे? क्योंकि कोसिकेंट का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बड़ा होता है, परपेंडिकुलर छोटा होता है। तो अगर हाइपोटेनियस बड़ा है, परपेंडिकुलर छोटा है, तो बड़ी चीज ऊपर, छोटी चीज नीचे। अगर ऐसा होगा तो उत्तर हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो ऐसे रख लो, यहाँ ऊपर 3 रख लेते, नीचे तो देखो उत्तर आया 1.5, यानी 1 से बड़ा आएगा। अगर नीचे छोटा ऊपर बड़ा, उत्तर 1 से बड़ा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में तो भी कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, और 90 से 180 के बीच में तो भी कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में 90 से 180 में सेकंड में भी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ मेरे दोस्तों ऐसे बनेगा। ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, ये 270 डिग्री हुआ, और ये मेरे बेटे 360 डिग्री हुआ। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात को समझने पे, तो आप पाएंगे कि सर कोसिकेंट 0 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। यानी यहां अनंत से शुरू करना पड़ेगा, और ये वैल्यू +1 है और ये वैल्यू -1। और ध्यान रखना, 0 से 90 के बीच में ना सिकेंट लाई करता है ना कोसिकेंट लाई करता है। ये दोनों ही वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई नहीं करती। कारण बताया कि दोनों ही हाइपोटेनियस ऊपर रहता है और बेस नीचे होता है, या हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे होता है। मनीष भाई क्या गलत है? आपने रोंग लिख दिया, लेकिन गलत क्या है वो बताइए। मनीष जी आप बताइए ना, क्या गलत कह रहे हैं आप? सिर्फ रोंग मत लिखिए, सो ट्रिक भी बता रहे, क्यों परेशान हो रहे? मैं तो अभी चीजें डिटेल बता रहा हूं, जो समझ पाए समझे, नहीं समझ पाए वो परेशान ना हो। हाँ, मेरी बात पे ध्यान दे। मनीष बोलिए सर, क्या बोले भाई बताओ ना। प्रैक्टिस पहले एडवांस मैथ की बुक से करनी चाहिए, फिर 7300 वाली से, लेकिन आपके पास जो भी आप उससे कर लीजिए। हाँ, अब मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ। मनीष कुछ बोले तो अच्छा है, आप सॉरी सर लिख रहा है, मतलब हराम खोर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि टीचर का ध्यान आए और उनका कमेंट पड़े। अब बकवास करो, मजे ले रहे हो, तेरी टी शर्ट कैंसिल। अब आइए आगे। हाँ, तो मैंने कहा कि सीकेंट और कोसिकेंट दोनों जो होते हैं
उनकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, एक से छोटी नहीं होती। कारण भी बताया कि इनका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो दोनों ही केसेस में नीचे छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू, इसलिए उत्तर हमेशा एक से बड़ा आता है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कोसिकेंट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इस और कोसिकेंट 90 की वैल्यू 1 होती है। यानी कोसिकेंट का ग्राफ ऐसे मूव होता है इन्फिनिटी से, यानी 90 पे 1 होगा और फिर यहीं से वापसी घूम जाता है। और कोसिकेंट 180 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। ये ध्यान रखिएगा कि कोसिकेंट का जो ग्राफ है ना मेरे बेटे, वो कभी भी 1 से नीचे नहीं आता। ऐसे ही अगर बात करें क्वाड्रेंट की, कि अगर थर्ड से फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में आ जाए तो वहां नेगेटिव होता है। तो वहां पे भी यही कहानी रहेगी कि इसकी जो ग्राफ है वो -1 से ऊपर नहीं आएगा। यानी अगर यहां पे भी अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे कोसिकेंट का, तो इसी तरह आएगा कि 180 पे इंफिनिटी, 270 पे 1 आता है और फिर यहां 360 पे नीचे। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा रहता है, ये ऊपर चला जाएगा 1 से और यहां -1 से नीचे। यानी कोसिकेंट हो या सीकेंट हो, ये कभी भी 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करते। 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करते, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करते, इस बात को ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से सीकेंट का बनता है, जैसे ही कोसिकेंट का ग्राफ। अगर आप कोसिकेंट का ना सीकेंट का बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि सीकेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट 90 की वैल्यू क्या होती है, वो भी समझा देता हूं नेक्स्ट पेज पे। पक्का एक बार पहले इसे समझो। और देखिए यार, थोड़ा सा परेशान जरूर हो रहे होंगे आप लोग, एक तो धीरे पढ़ाया गया है और एक आज थोड़ा लेट तक खींचने क्लास को, लेकिन घबराइए मत, काम तो करना ही होगा, बिना काम के तो बात बनेगी नहीं। और आज रात को सोना भी नहीं है बहुत ज्यादा। आज कोशिश करनी है कि जो चीजें समझाई से एटलीस्ट 1 से 2 घंटे इनको पढ़ना है ध्यान से। हाँ बेटा, गर्ल्स को भी टी शर्ट मिलेगी, बॉय को भी टी शर्ट मिलेगी। अब तुम चुपचाप सिर्फ देखो इसको। अगर मैं सीकेंड का ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा वो समझिए मेरे बेटे। ये तो कोसिकेंड का बनाया था, अब सीकेंड का बना लेते हैं। देखिए मेरे बेटे, ये वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 इसी तरह से, और ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन 360 डिग्री। मैंने आपको कहा कि भाई सीकेंड का भी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोसिकेंट और सीकेंड दोनों ही ऐसे पंदे होते हैं जो 1 से -1 के बीच में लाई नहीं करते। तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो आप जानते हैं कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सीकेंड 0 की भी वैल्यू 1 होगी। यानी थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा
तो कोसेकेंट 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, और सेकेंड 90 हो जाता है इन्फिनिटी, तो यानी इसकी वैल्यू ऐसे होगी। यानी इसको और सुंदर से अगर मूव करूं तो 90 डिग्री पे ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है ना। और 90 से 180 के बीच में 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू हो जाती है -1, तो ऐसे घूम जाता है। यानी मैं आपको वही बात दोबारा दोहराना चाह रहा हूं कि सीकेंट का भी जो ग्राफ होता है वो 1 से और -1 के बीच में लाई नहीं करता, यानी 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करता। सीकेंट हो या कोसिकेंट हो, दोनों का ही जो ग्राफ होता है वो 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करता। अब मैं इनकी कुछ वैल्यूज लिखवाना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा कि साइन हो या कोस हो मेरे बेटे, अगर इनकी बात हो रही हो तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मेरे बेटे इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती और मिनिमम वैल्यू -1 होती, साइन हो या कोसिकेंट कोस हो। और चाहे इनकी कोई ओड पावर भी हो, ओड पावर भी हो, तो भी यही कहानी रहती है। साइन कोस दोनों की अगर ओड पावर भी है तो भी इनकी मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 होगी। लेकिन वहीं पे अगर साइन हो या कोस थीटा और अगर इनकी इवन पावर हो, इवन माने समघातांक को पावर हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम -1, लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मैक्सिमम +1 का स्क्वायर और मिनिमम -1 का स्क्वायर, तो +1 का स्क्वायर +1 और -1 का स्क्वायर भी +1, तो क्या ये 0 बना या -1 आई? इस केस में नहीं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इवन पावर है तो मैक्सिमम 1 ही रह जा रही दोनों केसेस में, यानी मिनिमम रख रहे तब भी 1 आ रहा है, मैक्सिमम रख रहे तब भी 1। तो उस केस में अगर इवन पावर है तो मैक्सिमम +1 रहती है और मिनिमम आ सकती 0, क्योंकि अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दो तो कोस 90 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर करने पे 0 उत्तर आ जा रहा है, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों टेन और कोट है, इनकी मैक्सिमम पावर मेरे प्यारे बच्चों +∞ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -∞, ये भी ओड पावर के साथ है। लेकिन अगर ये इवन पावर के साथ हो, अगर ये इवन पावर के साथ हो, एक सेकंड सुनो, अगर ये इवन पावर के साथ हो मेरे बेटे, समघातांक के साथ होंगे, तो आप पाएंगे कि इनकी मैक्सिमम तो +∞ हुई, लेकिन -∞ का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इवन पावर माने 2 पावर 4 पावर 6 पावर, यानी इवन पावर करेंगे तो ये भी +∞ आ जाएगा। तो इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस नहीं जा पाती, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है इसकी कितनी? 0, हाँ है ना, मिनिमम हो जाती 0। अब आते हैं जी कोसिकेंट और सीकेंट पे। तो कोसिकेंट और सीकेंट थीटा की मैक्सिमम +∞ जाती है, मिनिमम -∞ रहती है, लेकिन इस बात पे भी ध्यान रहे कि इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करती, इनके बीच में लाई नहीं करती। 1 से -1 के बीच में नहीं आता, 1 से ऊपर चला जाएगा और -1 से नीचे ग्राफ रहता है। वहीं अगर इनकी इवन पावर करें, अगर वहीं पे मेरे बेटे मैं इनकी इवन पावर करूं, समघातांक करूं, समघातांक कर दूं, तो इसकी मैक्सिमम तो +∞ रहती है, लेकिन मिनिमम 0 नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 और -1 के बीच में रहता है, तो उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू +1 आ जाती है। कोई नहीं, आज इतना ही छोड़ता हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं करा रहा, यही चीजें छोड़ते हैं। आप एक काम करिएगा, बहुतों को नहीं समझ आई होंगी, मैं भी जानता हूं चीजें, आज 2 घंटे इसको लेके बैठिए, ठीक है। इस वाली टेबल नहीं समझ में आई, मार दो गोली, कल हम इस पे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बाकी चीजों को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, ना समझ आए हाथ से बनाने की कोशिश करिए, वैल्यू आपको याद है ही, ग्राफ बनाने की, सारे ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप ऐसा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कल हम इन्हीं चीजों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।